से होता है, मैकेनिज्म क्या है और उसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। तो नया टॉपिक मैं जो शुरू कर रहा हूँ वो है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो नेचर है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि ये प्रोसेस बैक्टीरिया में बाई डायरेक्शनली होगा। और बेटा यहाँ पे जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का, जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है, जिस पॉइंट से ये स्टार्ट होता है उसको हम लोग ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसे नाम देते हैं, या शॉर्ट में हम इसे ऑरिजिन को ओराई भी कह देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये दो तरीके से दो हो सकते हैं। मतलब यूकैरियोट या प्रोकैरियोट के बीच में अगर डिफरेंस करूं या डिफरेंशिएट करूं तो प्रोकैरियोट्स में आपको बेटा सिंगल ओराई या सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको यूकैरियोट्स में बहुत सारे 100 to 1000 तक मिल सकते हैं ऑरिजिन। 100 to 1000 जो है क्या मिल सकते हैं? ओराई मिल सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ओराई मिल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन है, मतलब जो यूकैरियोट्स हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल काफ़ी बड़ा है, तो उस जेनेटिक मटेरियल को बेसिकली अगर रेप्लिकेट करना है तो कई पॉइंट से एक साथ साइमल्टेनियस उस प्रोसेस को स्टार्ट करवाया जाएगा, और उसे कम समय में पूरा करने के लिए जो है ये बहुत सारी ऑरिजिन होती हैं। मतलब कई पॉइंट से शुरू होगा काम तो जल्दी ख़त्म हो पाएगा। अब प्रोकैरियोट्स का जीनोम भी छोटा है तो इसलिए इनके पास एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी साइट की बात करूं कि डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली कहाँ होता है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन की मैं साइट की बात करता हूं तो बेटा ये न्यूक्लियस में होता है यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता नहीं है तो वहाँ पे तो आप न्यूक्लियोइड ही कहेंगे। इसकी अगर मैं बात करूँ कि किस फेज़ में होता है, तो जनरली अगर मैं यूकैरियोट की बात करता हूँ तो यूकैरियोट्स में ये बेटा एस फेज़ ऑफ सेल साइकिल, एस फेज़ में होगा। सिंथेटिक फेज़ जो इंटरफेज़ का पार्ट है उसके अंदर जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन होगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो है अलग से वहाँ पे एक मैं कहूँ एस फेज़, बिल्कुल आप उसे जो है कह सकते हैं कि उसे अलग से ऑब्जर्व नहीं किया जाता। तो हम लोग ये कहते हैं कि जैसे फिशन होने वाला है, बैक्टीरिया टूट के 2 बैक्टीरिया बनने वाले हैं, तो उससे पहले हो जाता है। मतलब हम लोग वहाँ पे प्रायर टू फिशन इसे कहूँगा मैं। तो अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स की तो इसमें कहा जाएगा बेटा ये प्रायर टू फिशन होता है। टूटने से जस्ट पहले, फिशन होने से पहले बेटा डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के अंदर हो जाता है या प्रोकैरियोट्स के अंदर हो जाता है। अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो मैंने आपके सामने बनाया है। पोलैरिटी मैंने लिख दी है 5 प्राइम 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। सपोज़ ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है, ये ऑरिजिन है। तो जो पॉइंट ऑरिजिन है वहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है ऑरिजिन से, वहाँ पे सबसे पहले आके एक एंजाइम एक्ट करता है। सबसे पहला एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम बेटा हेलिकेज होता है। हेलिकेज बेसिकली क्या करता है, अनवाइंड करवा देता है इस डीएनए डबल हेलिक्स को। क्या करेगा बेटा, ये अनवाइंड करवा देता है डीएनए डबल हेलिक्स को। ये अनवाइंड करवा देता है डीएनए डबल हेलिक्स को। दोनों हेलिक्सेस जो डबल हेलिक्स है, जो हेलिकल फॉर्म में एक दूसरे को यहाँ रैप करके रख रहा है, ये दोनों ओपन हो जाएंगे। तो ओपन होने के बाद में कैसा दिखाई देगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगा
तो कुछ इस तरीके से बड़ा सा लूप बन जाएगा, इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी अब जब ये ओपन हो गया तो इसके जो कॉइल्स थे या इसके जो टर्न्स थे बेटा, वो टर्न्स दोनों साइड में, ये देखो ये बीच में से पकड़ के ओपन हो गया, तो इसके टर्न इधर और इधर शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे दोनों एंड पे क्या हो जाएगा, इसके ओवर कॉइलिंग हो जाएगी या ओवर वाइंडिंग कॉज होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ओवर वाइंडिंग हो जाएगी। अब इस ओवर वाइंडिंग की वजह से बेटा टेंशन क्रिएट होती है, इस ओवर वाइंडिंग की वजह से क्या होता है, टेंशन क्रिएट होती है। तो उस टेंशन को रिमूव करने के लिए, उस टेंशन को रिमूव करने के लिए एक दूसरे नंबर पे एंजाइम आता है जिसे बेटा हम लोग टोपोआइसोमरेज कहते हैं, जिसे हम नाम देते हैं टोपोआइसोमरेज, ठीक है। इसे डीएनए गायरेज भी बोला जाता है, ठीक है, डीएनए गायरेज भी बोलते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। तो ये टोपोआइसोमरेज क्या करता है, इन स्ट्रैंड्स में आके कट लगाता है। क्या करता है, सबसे पहले टोपोआइसोमरेज कट करता है, फिर बेटा स्विवेल करता है, खोल देता है उसको, और फिर से रीजॉइन करवा देता है। रीजॉइन करवाने से क्या होता है, जो ओवर वाइंडिंग थी वो हट जाती है, जो टेंशन थी वो रिलीज़ हो जाती है। तो टोपोआइसोमरेज का फंक्शन क्या हुआ, इसने बेटा रिमूव कर दिया ओवर वाइंडिंग को, इसने ओवर वाइंडिंग को रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद में क्या होगा बेटा, ये जो डीएनए जो इस तरीके से खुल चुका था, ये अब क्या होगा आपको देखने के लिए मिलेगा थोड़े टाइम बाद कि ये कुछ इस तरीके से आपके सामने ऐसे खुल के आ जाएगा, क्योंकि इसके दोनों स्ट्रैंड में जो ओवर वाइंडिंग हो रखी थी वो हटा दी गई। पोलैरिटी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम बेटा, ठीक है। इस 5 प्राइम को तरीके से कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 प्राइम, ठीक है। अब ये ओपन हो चुका है। अब आप एक काम करें, आप इसको जस्ट हाफ कर दें, तो जो प्रोसेस इस तरफ होगा सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। ऐसा तो नहीं कि दोनों की तरफ अलग अलग प्रोसेस होने वाले हैं। तो मैं इसके एक हाफ को ले रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसके एक हाफ को ले रहा हूँ, मैं इधर वाले हाफ को ले रहा हूँ और इसको बना देता हूँ बड़ा करके। तो एक हाफ को जब मैंने लिया और इसको मैंने बड़ा करके बनाया, तो ये कुछ आपके सामने ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा, ये कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना, ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर बना, ये जो आपके सामने ये वाई शेप स्ट्रक्चर बन के आया बेटा, इस वाई शेप स्ट्रक्चर को आप नाम देंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। इस वाई शेप स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे आप, रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। पोलैरिटी यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ मैं 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनी, अब इसमें जो दोनों स्ट्रैंड ऐसे ओपन है, ये वापस भी तो रिजॉइन कर सकते हैं ये दोनों फिर से, क्योंकि यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस और यहाँ पे लगे होंगे एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, ये तो फिर से डबल हेलिक्स बना लेगा या फिर से रिजॉइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड ना बन पाए, ये ओपन साइट पे ही रहे ताकि इसके ऊपर एंजाइम एफिशिएंटली वर्क कर सके। तो एक प्रोटीन आ जाती है जो इसके ऊपर बाइंड कर जाएगी बेटा, उस प्रोटीन का नाम है SSB प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो पहले नंबर पे हेलिकेज, दूसरे पे टोपोआइसोमरेज और तीसरे नंबर पे आ जाती है बेटा SSB प्रोटीन। ये क्या करेंगी, स्टेबलाइज कर देती हैं डीएनए डबल हेलिक्स के इस वाई शेप स्ट्रक्चर को। तो SSB प्रोटीन क्या होती है बेटा, इन्हें कहते हैं हम लोग सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बेटा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और ये जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग SSB प्रोटीन होती हैं, इनका काम क्या होता है बेटा, ये स्टेबलाइज कर देती हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क को स्टेबलाइज कर देती हैं, है ना, रेप्लिकेशन फॉर्क को, और उसको उसी फॉर्म में रखने में मदद करती हैं। तो रेप्लिकेशन फॉर्क स्टेबलाइज हो चुकी है। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, मैं इसको एक अलग से बड़ा सा डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे बनी है, ये एंजाइम कौन कौन से थे, ये आपको पता चल गए होंगे। अभी तक मैंने 3 एंजाइम के नाम लिए हैं, सबसे पहला हेलिकेज, फिर टोपोआइसोमरेज और तीसरा SSB प्रोटीन। अब मैं इस रेप्लिकेशन फॉर्क को अलग से बड़ा करके बना रहा हूँ, और बड़ा करके यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अब रेप्लिकेशन फॉर्क में क्या होने वाला है, ठीक है। ये रेप्लिकेशन फॉर्क क्या करेगी,
तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक रेप्लिकेशन फॉर्क को ड्रॉ कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। एक बड़ी सी रेप्लिकेशन फॉर्क मैं आपके सामने बना दे रहा हूँ अलग से, ठीक है। एक वाई शेप स्ट्रक्चर, ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क मैंने आपके सामने बना दी है। अब मैं पोलैरिटी लिख दे रहा हूँ बेटा इसकी, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है ना। और साथ में मैं SSB प्रोटीन लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, जो स्टेबलाइज करने के लिए इन्हें है, जो इसे स्टेबलाइज रखेंगे, ओपन रखेंगे ऐसे ओपन साइड पे, इस तरीके से ये दोबारा नहीं चिपकने देगी। अब क्या होता है, अब चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे SSB प्रोटीन आई थी, अब चौथे नंबर पे एक एंजाइम आएगा बेटा, एक चौथे नंबर पे एंजाइम आएगा जिसे मैं कह रहा हूँ प्राइमेज। ध्यान से सुनिएगा, अब चौथे नंबर पे एक एंजाइम आया जिसका नाम था प्राइमेज। ये प्राइमेज क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, एक RNA का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बनाएगा, ठीक है। ये एक RNA का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड जिसमें 18 से 20 यूनिट RNA की लगी हो, जिसे हम लोग प्राइमर कहते हैं। ये प्राइमर बेसिकली क्या करेगा, ये DNA पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए, या एक तरीके से कहें ये स्टेपिंग स्टोन के तौर पे काम करेगा। स्टेपिंग स्टोन कैसे, मतलब देखिए अगर DNA पॉलीमरेज सीधे आके इस पे लगता तो वर्क करने में दिक्कत होती। ये RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, ये RNA पॉलीमरेज यहाँ पे, सॉरी RNA पॉलीमरेज कह रहा हूँ, ये जो RNA प्राइमर है, ये जो प्राइमर है यहाँ पे, तो ये जो RNA प्राइमर है, ये RNA प्राइमर यहाँ पे क्या करेगा, ये DNA को बाइंड करने में मदद करेगा, DNA पॉलीमरेज को बाइंड करने में मदद करेगा, और क्या होगा, सपोर्ट देगा इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइमर्स, एक प्राइमर तो उस स्ट्रैंड पे लग जाता है और बहुत सारे प्राइमर बेटा इस वाले स्ट्रैंड पे आके लग जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे प्राइमर, मल्टीपल प्राइमर ये जो मैंने बनाए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब के सब प्राइमर हैं बेटा, ठीक है। ये सब के सब क्या है, प्राइमर है। ये क्या है बेटा, ये भी एक प्राइमर है, ठीक है। ये प्राइमर किस तौर पे काम करेंगे बेटा, ये स्टेपिंग स्टोन के तौर पे काम करेंगे। स्टेपिंग स्टोन किसके लिए, तो बेटा ये स्टेपिंग स्टोन होते हैं DNA पॉलीमरेज के लिए, ताकि DNA पॉलीमरेज इनके ऊपर आए और इजीली एफिशिएंटली वर्क कर पाए। कैसे करेगा DNA पॉलीमरेज वर्क, तो ध्यान से समझिएगा। अब 5वें नंबर पे आ जाएगा आपका DNA पॉलीमरेज, 5वें नंबर पे आ जाएगा DNA पॉलीमरेज। हालांकि DNA पॉलीमरेज के हमें 3 टाइप पढ़ने हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। इनमें से जो मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम होता है, जो मेन पॉलीमरेज है, वो पॉलीमरेज टाइप 3 है बेटा। जो मेन DNA पॉलीमरेज है वो टाइप 3 पॉलीमरेज है। तो यहाँ पे ये प्राइमर है, इस प्राइमर के ऊपर में यहाँ पे आके ये एक DNA पॉलीमरेज बाइंड कर गया है और एक DNA पॉलीमरेज मैंने यहाँ पे बाइंड करवा दिया है, ठीक है। अब मैं इनकी पोलैरिटी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रैंड था, ये वाला जो स्ट्रैंड था बेटा, ये वाला स्ट्रैंड, ये क्या था, ये 3 प्राइम था। ये स्ट्रैंड क्या था, ये यहाँ पे 3 प्राइम था, है ना। और जब दूसरा प्राइमर यहाँ पे लगाया गया, ये जो प्राइमर यहाँ पे लगाया गया, इसे मैं इस कलर से प्राइमर को बनाया था। ये वाला प्राइमर लगा हुआ RNA का प्राइमर है, ठीक है, जिसे प्राइमेज एंजाइम ने बनाया है। तो ये जो RNA प्राइमर यहाँ पे लगा है, इसकी पोलैरिटी इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ये हो जाएगा बेटा 5 प्राइम, ठीक है। और इस तरफ वाला एंड जो होगा वो 3 प्राइम हो जाएगा। तो अब DNA पॉलीमरेज एंजाइम, जिसमें मेन पॉलीमरेज कौन सा है, DNA पॉलीमरेज 3, ये क्या करेगा, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज़ करता हुआ, ठीक है, इस तरफ पॉलीमराइज करता हुआ चला जाएगा। कैसे पॉलीमराइज करेगा, जैसे यहाँ पे A है तो यहाँ पे T इंट्रोड्यूस करवा देगा, मतलब पूरे न्यूक्लियोटाइड को इंट्रोड्यूस करवाएगा वो। यहाँ पे T है तो A लगवा देगा, यहाँ पे G है तो C लगवा देगा, और ये पॉलीमरेज इस तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो बीच में ये गैप्स हैं, जैसे यहाँ पे T लगाया तो यहाँ पे A लगवा देगा, यहाँ पे T है तो ये A लगवा दिया, यहाँ पे G है तो यहाँ पे C लगवा दिया, यहाँ पे ठीक है A था तो T लगवा दिया, C था तो G लगवा दिया, C था तो G लगवा दिया, G था तो C लगवा दिया। इस तरीके से पॉलीमराइजेशन करता हुआ इस डायरेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम हो जाएगा और ये 5 प्राइम हो जाएगा। तो ये DNA पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आप याद रखना किस तरह पॉलीमराइजेशन करेगा,
5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करेगा। और ये जो ATGC या ये सारी चीज़ें हैं न्यूक्लियोटाइड, इन्हें लाएगा कहाँ से? इसके लिए रॉ मटेरियल कौन है या इसके लिए सबस्ट्रेट कौन है? तो बेटा DNTPs नाम की चीज़ होती है। DNTPs क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने बोला क्या कि जो DNA पॉलीमरेज है, इस DNA पॉलीमरेज के लिए जो सबस्ट्रेट है वो कौन होता है? वो होती हैं DNTPs। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, जो होती हैं DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP। ये सबस्ट्रेट तो है ही हैं, ये सबस्ट्रेट के तौर पे तो एक्ट कर ही रहे हैं। सबस्ट्रेट मतलब क्या? सपोज करो यहाँ पे A के कॉम्प्लीमेंट्री इसको T इंट्रोड्यूस करवाना था, तो T को कहाँ से निकालेगा? यहाँ से T को इंट्रोड्यूस कराएगा, इस न्यूक्लियोटाइड को उसमें लगा देगा। सपोज यहाँ पे T था, A लगाना था, तो इस ATP से एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को या एडिनाइलिक एसिड को निकालेगा और इसमें इंट्रोड्यूस करवा देगा। G के लिए साइटिडाइलिक एसिड को ये यहाँ से इंट्रोड्यूस निकालेगा और इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इस तरीके से DNA पॉलीमराइज होता हुआ चला जाएगा। और एक चीज़ और है, ये जो DNTPs हैं, ये DNTP सबस्ट्रेट तो हैं ही हैं, साथ में ये एनर्जी प्रोवाइडर भी होती हैं इस प्रोसेस में। ये एनर्जी प्रोवाइडर भी होती हैं इस प्रोसेस के लिए। बेटा मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे DNA का पॉलीमराइजेशन जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, DNA का जो पॉलीमराइजेशन होगा वो होता चला जाएगा। कैसे होगा? अभी मैं इसको पहले जो ये बने हुए हैं इन्हें मिटा देता हूँ बेटा, ठीक है। DNA का पॉलीमराइजेशन होता हुआ चला आएगा। अब कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होगा कि DNA पॉलीमराइज होता हुआ, DNA पॉलीमरेज बढ़ता हुआ इस डायरेक्शन में आता चला जाएगा, इस डायरेक्शन में आता हुआ चला जाएगा। तो ये स्ट्रैंड जो है लगातार बनेगा। अब DNA पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो इनके बीच में जो RNA प्राइमर्स थे, इनके बीच में जो गैप है इसको भरता हुआ चला जाएगा ये, ठीक है, इसको भरता हुआ चला जाएगा ये गैप को, है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रैंड है ये तो लगातार बनेगा, ये कॉन्टीन्यूसली बनेगा। ये जो स्ट्रैंड था ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, ये तो कॉन्टीन्यूसली बना है, ठीक है। तो इसे मैं कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड कह दे रहा हूँ और लीडिंग स्ट्रैंड कह दे रहा हूँ, लीडिंग स्ट्रैंड कह दे रहा हूँ। और ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला जो स्ट्रैंड है दूसरा वाला जो ये रुक रुक के बना है बीच बीच में, इसे मैं बेटा क्या कह दे रहा हूँ? इसे मैं डिसकॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड कह दे रहा हूँ, इसे मैं डिसकॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड कह दे रहा हूँ, या इसे मैं लैगिंग स्ट्रैंड कह दे रहा हूँ, इसे मैं लैगिंग स्ट्रैंड कह दे रहा हूँ बेटा। दिस इज़ कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड ऑल्सो, ठीक है। ये लैगिंग स्ट्रैंड है जो रुक रुक के बना है, लैग कर रहा है। और इस लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर ये जो बीच बीच में DNA के जो फ्रेगमेंट्स लगे हुए हैं, ये जो फ्रेगमेंट RNA के बीच में, प्राइमर्स के बीच में जो फ्रेगमेंट लगे हुए हैं, इनको बेटा मैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। अब ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है बेटा, ये 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड तक के बने हो सकते हैं। ये 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग हो सकते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे क्या होगा, ये रेप्लिकेशन जो था ये आगे होता हुआ चलता चला जाएगा ऐसे, ठीक है बेटा। ये रेप्लिकेशन ऐसे होता हुआ चला जाएगा। और कब तक चलता जाएगा? जब तक पिछली किसी रेप्लिकेशन, मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल क्या होती हैं? मल्टीपल ओरिजिन होते हैं। तो सपोज़ किसी ओरिजिन पे पीछे से काम चालू हुआ था, मतलब किसी ओरिजिन से पीछे से स्टार्ट होके वहाँ से एक स्ट्रैंड आ रहा होगा जो इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ आ रहा होगा, जो इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ आ रहा होगा, और ये इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये आगे की तरफ इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ चला जाएगा। पीछे से किसी रेप्लिकेशन फॉर्क से
स्टार्ट हुआ होगा, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ होगा, वहाँ से बढ़ते हुए इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, इसलिए मैं इसे बाई डायरेक्शनल कह रहा हूँ, दोनों डायरेक्शन में चल रहा है ये, मतलब ये बनता हुआ उस तरफ चला जा रहा है, पीछे कोई ओरिजिन है, वहाँ से स्टार्ट होके इस तरफ ये नीचे वाला स्ट्रैंड आ रहा है, ये बनता हुआ आगे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे पीछे से कोई बनता हुआ आ रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा जो डीएनए स्ट्रैंड है, मतलब पूरा का पूरा डीएनए के जो पुराने स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से यहाँ पे आपके 2 स्ट्रैंड देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रैंड लगातार बना है, एक जो है रुक रुक के बना है, जो डिसकंटिन्यूअस है। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेमी डिसकंटिन्यूअस कह देते हैं, मतलब एक स्ट्रैंड लगातार नहीं बना है, डिसकंटिन्यूअस है, और एक कॉन्टिन्यूअस है। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ किया गया है कि ये एक सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब बात ये है कि बेटा ये जो प्राइमर्स हैं ये आरएनए के बने हुए हैं। अब ये आरएनए के प्राइमर बेसिकली डीएनए के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज तो बढ़ता हुआ चला गया इस डायरेक्शन में, और ये इस तरफ आ रहा होगा, डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता हुआ ऐसे ऐसे करते हुए आगे चला गया। इसी तरीके से ये डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता हुआ इस तरह चला जाएगा बेटा, ठीक है। ये कौन है? ये डीएनए पॉलीमरेज है। ये कौन है? ये डीएनए पॉलीमरेज है। ये कौन था? ये डीएनए पॉलीमरेज है, जो इस तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ये कहाँ लगा था? यहाँ के लगा था। ये कौन था? ये डीएनए पॉलीमरेज था। डीएनए पॉलीमरेज ने किसको यूटिलाइज़ किया? डीएनटीपीज को यूटिलाइज़ किया। अब इन प्राइमर्स को रिमूव करना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में आप देखेंगे तो ये डीएनए है, ये डीएनए है। अब इन डीएनए के बीच में आरएनए का क्या काम? तो इन प्राइमर्स को, इन आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करना जरूरी है, तो प्राइमर रिमूवल किया जाता है। अब प्राइमर रिमूवल करने के लिए बेसिकली, इन प्राइमर्स को रिमूव करने के लिए बेसिकली हमारे ये जो 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज हैं, इनको हमें जानना जरूरी है। जब तक ये नहीं जानेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा प्राइमर रिमूवल करेगा कौन। तो यहाँ पे मैं डीएनए पॉलीमरेज के टाइप की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डीएनए पॉलीमरेज के टाइप की बात कर लेता हूँ, ठीक है। 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहला टाइप होता है डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1। डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1, इसे बेटा हम लोग कोरनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। इसे हम कोरनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1 जो कोरनबर्ग एंजाइम है, ये बेसिकली क्या करता है? मेरी बात समझिएगा, ये कैसे काम करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज किस तरीके से काम करेगा। ये इसके पास में दोनों तरीके की एक्टिविटी होती है। ये एक तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज या पॉलीमराइजेशन करने की क्षमता रखता है। ये पॉलीमराइजेशन कर सकता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसके पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम दोनों डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होती है। एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होती है। और जो प्राइमर रिमूवल है उसको रिमूव करने के लिए जो चाहिए वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी चाहिए, एक्सोन्यूक्लिएज वाली। कौन सी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी चाहिए। एक्टिविटी चाहिए किसके लिए बेटा? प्राइमर रिमूवल के लिए। किसके लिए? प्राइमर रिमूवल के लिए। तो प्राइमर रिमूवल कौन करवाएगा? डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1 करवाएगा इस एक्टिविटी की वजह से। और साथ में ये एक और काम कर सकता है, अगर डीएनए के अंदर थाइमीन डाइमर बन जा रहे हैं, अगर थाइमीन डाइमर बन जा रहे हैं तो उन थाइमीन डाइमर को भी करेक्ट कर सकता है, उसको भी ये करेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब कि ये बेटा रिपेयर रेप्लिकेशन को भी परफॉर्म कर सकता है, मतलब ये रिपेयर कर सकता है। अगर गलत न्यूक्लियोटाइड भी बन जाएगा तो उसे रिमूव करने में ये डीएनए पॉलीमरेज 1 कैपेबल है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, इसका मेन काम बेटा किसके अंदर है? प्राइमर रिमूवल के अंदर है, ये याद रखना आपको। अब दूसरा जो है हमारे पास में वो है डीएनए पॉलीमरेज टाइप 2। डीएनए पॉलीमरेज टाइप 2। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज टाइप 2 है बेटा, इसका जो ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, ये सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, ये सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। और इसके पास में भी आपको 3:5
जो है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मिलेगी। 5:3 नहीं, 5:3 केवल इसके पास है, इसके पास केवल 3:5 एक्सोन्यूक्लियस है, और 5:3 जो है पॉलीमराइजेशन ये परफॉर्म कर सकता है। 5:3 ये पॉलीमराइजेशन को परफॉर्म कर सकता है। और साथ में इसकी जो स्पीड है, इसकी जो पॉलीमराइजेशन स्पीड है बेटा कुछ खास नहीं होती है। ये 50 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट इंट्रोड्यूस कर सकता है। 50 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट ये इंट्रोड्यूस करवा सकता है। अब इसमें सबसे जो मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है, जो मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है वो होता है बेटा डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3, वो है डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3। अब ये डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 के पास में क्या क्या होता है तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो है ये मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है, ये मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है बेटा, ठीक है। और इसके पास भी 5' to 3' पॉलीमराइजेशन की कैपेबिलिटी है, और इसके पास भी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। तो आप देखें केवल एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इन दोनों के पास कौन कौन सी है, 3' to 5' है, और ये वाली कैपेबिलिटी 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस ये केवल डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास है, जिसकी मदद से ये प्राइमर रिमूवल कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कितनी हो सकती है तो बेटा ये लगभग 750 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, पर सेकेंड ये इंट्रोड्यूस कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज 3। तो अब क्या होगा यहाँ पे जो ये आरएनए प्राइमर्स थे, इन आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या कर देगा, इनको रिमूव कर देगा, इन प्राइमर्स को क्या कर देगा, प्राइमर रिमूवल कर देगा। और इनको रिमूव करने के बाद में यहाँ पे इनको रिप्लेस करवा दिया जाएगा डीएनए से बेटा, इनको रिप्लेस करवा दिया जाएगा डीएनए से। और सबसे लास्ट में छठे नंबर पे जो एक एंजाइम आएगा वो है डीएनए लाइगेज। क्या नाम है उसका, डीएनए लाइगेज, जो आके इनको रीसील करने का काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा बेटा, इनको रीसील कर देगा, ठीक है, यहाँ पे जोड़ देगा, यहाँ पे एंड टू एंड जो है जोड़ने का काम करेगा लाइगेज। क्योंकि पहले आरएनए प्राइमर था ना, उस आरएनए प्राइमर को किससे रिप्लेस कर दिया है हमने, उस आरएनए प्राइमर को हमने डीएनए के स्ट्रैंड से या डीएनए से बेटा रिप्लेस करवा दिया है। तो इसलिए अब जो पुराने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट थे और जो नए डीएनए बने हैं उनको जोड़ना है, और जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे बेटा, छठे नंबर पे आया हुआ एंजाइम जिसे मैं कह रहा हूँ डीएनए लाइगेज, जो इसे लाइगेट कर देगा। इस तरीके से हमारे दो जो डीएनए थे, ये पुराना वाला एक नया, ये पुराना एक नया, तो पहले 2 स्ट्रैंड थे, अब 4 स्ट्रैंड आपको मिलेंगे। अब ये एक दूसरे से चूँकि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इस प्राइमर को भी हटा दिया जाएगा बेटा, इस प्राइमर को भी रिमूव कर दिया जाएगा। अब इसको भी रिमूव किसकी मदद से किया जाएगा, इसको भी बेटा डीएनए पॉलीमरेज 1 की मदद से रिमूव कर दिया जाएगा। और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी डीएनए आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी डीएनए आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और चूँकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ, तो ये बेस पेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि जो भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए गए होंगे ये क्या किए गए होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टी के रूल के हिसाब से, ए के अपोजिट टी, जी के अपोजिट सी, टी के अपोजिट ए और जी के अपोजिट सी, या सी के अपोजिट जी, वाइस वर्सा कर लीजिए। और हमारे पास में शुरुआत में एक डीएनए का स्ट्रैंड, 2 डीएनए के स्ट्रैंड थे, मतलब एक हेलिक्स था। अब आपके पास में 2 अलग अलग हेलिक्स और 4 स्ट्रैंड बन चुके हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं, मतलब इसको आप कैसे देखें, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से देखिए बेटा कि जब शुरुआत की थी हमने प्रोसेस की, तो हमारे पास में इस तरीके से था।
है ना। अब क्या हुआ, इस तरीके से इसके कॉम्प्लीमेंट्री इसके बन गया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये बन गया, है ना। ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम था, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, पुराने वाले 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बने ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ठीक है। ये 5 प्राइम नहीं, ये 3 प्राइम। उल्टा कर दिया बेटा मैंने, पोलैरिटी गलत लिख दी है। 1 सेकंड दीजिए बस आप मुझे। ये हो जाएगी 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, और यहाँ पे ये हो जाएगी 3 प्राइम और ये हो जाएगी 5 प्राइम। अब चूँकि एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये इस तरीके से पेयरिंग कर लेंगे, एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेंगे। शुरुआत में जो हमारे पास में कभी एक हेलिक्स हुआ करता था या 2 स्ट्रैंड हुआ करते थे, 4 स्ट्रैंड हो गए। देखो 4 स्ट्रैंड हैं, इसी तरीके से तो हुआ है। तो हम अगर जाने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें ये हैं कि हमने ये देखा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, वो डीएनए रेप्लिकेशन का नेचर हमने जान लिया। क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का नेचर? एक तो हमने पढ़ा सेमी कंजर्वेटिव होगा, दूसरा हमने जाना सेमी डिसकंटिन्यूअस होगा, और बाई डायरेक्शनल होगा। और एक चीज़ और याद रखना आप कि अगर सपोज़ करो डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में न्यूक्लियर डिवीज़न ना हो या न्यूक्लियोकाइनेसिस ना हो, ठीक है, मैं कहूँ न्यूक्लियर डिवीज़न ना हो, देयर विल बी नो न्यूक्लियर डिवीज़न या नो न्यूक्लियोकाइनेसिस, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वहाँ पे पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है, और उसके बाद में न्यूक्लियोकाइनेसिस भी हुई, मतलब न्यूक्लियर डिवीज़न भी हुआ, ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं हुआ, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंशियम, इसे क्या कहेंगे, सिंशियम वाली कंडीशन बन के आ जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है और न्यूक्लियोकाइनेसिस नहीं हुआ है, दोनों ही, मतलब न्यूक्लियोकाइनेसिस नहीं हुआ है तो वहाँ पे पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, मतलब वहाँ पे डीएनए बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ है, न्यूक्लियर डिवीज़न टेक प्लेस, बट देयर इज़ नो साइटोकाइनेसिस। तो ऐसी कंडीशन में मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंशियम वाली कंडीशन वाली सेल तैयार हो जाएगी।